हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने के पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो आई वुड सजेस्ट फर्स्टली आप उस लेक्चर को देखें जाके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा। आप क्विकली क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे जाके इस सेक्शन को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आपके पास डेफिनेशन मैं पहले आपको रीड आउट कर देता हूं, फिर आप इसको समझें। System of unit basically is a set of, or you can say complete set of derived and fundamental units. Okay, derived and fundamental units which are used in the measurement is called system of unit. देखिए, बेसिकली हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट्स हैं। हमारे पास और भी क्वांटिटीज़ हैं, उनकी भी यूनिट्स हैं, जैसे वेलोसिटी हुई, फोर्स हुई, इन सब की यूनिट्स हैं। इन सारी यूनिट्स का अगर आप एक कंप्लीट सेट बनाओगे, तो वो जो कंप्लीट सेट होगा वो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट कहेगा। मैं क्विकली एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे ज़्यादा बेहतर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, से लेंथ के लिए वी यूज़ मीटर्स, वज़न के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम, फिर टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, देन कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसे हमारे पास कुछ ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा भी तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है, सॉरी दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और साथ ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाकी दूसरी यूनिट्स जो है वो इन यूनिट से डिराइव करी जा सकती हैं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट आप जानते हैं, वेलोसिटी की होने वाली है मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी फोर्स की होने वाली है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी वर्क या एनर्जी की होने वाली है, वर्क लिख सकते हैं आप, एनर्जी लिख सकते हैं, इट्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। और ऐसे ही आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स आप लिख सकते हैं। तो अगर आप क्या करिए, आप ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट लीजिए और आप डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट लीजिए, एक कंप्लीट चार्ट बना लीजिए, यू कैन से एक कंप्लीट सेट बना लीजिए उनका। तो आपको ये पता लगेगा कि जो सेट है ना, अगर मुझे इस सेट ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, जैसे मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर मीटर में इस्तेमाल करना चाहता हूं और टाइम को सेकंड में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मैं वेलोसिटी को एक्सप्रेस करूंगा मीटर पर सेकंड से। ओके और अगर मुझे इस्तेमाल करना है एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए अगर वहां पर लेंथ इन्वॉल्व होगी तो मीटर इस्तेमाल करूंगा, अगर वहां पर टाइम इन्वॉल्व होगा तो सेकंड इस्तेमाल करूंगा। दैट्स हाउ किलोग्राम सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी टाइप से फोर्स अगर आप लेंगे, फोर्स में मास आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो वहां पर जो मास की यूनिट आपको इस्तेमाल करनी है दैट हैज टू बी केजी, और वहां पर जो आपको एक्सेलरेशन की यूनिट इस्तेमाल करनी है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या कर लिया, एक वेल डिफाइंड सेट बना लिया कि अगर मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज ये वाली इस्तेमाल करी है तो डिराइव क्वांटिटी आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। तो हम लोग को इसी सेट में से इन क्वांटिटीज को लिखना पड़ेगा, इन क्वांटिटीज की यूनिट्स को लिखना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट सेट आपको मिल गया है, इसको आप सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हो। लाइक आपने सुना हुआ है क्लास 10th में, आपने सुना हुआ है क्लास 9th में कि आप यूनिट्स डिफाइन करते हो। जैसे वर्क की एसआई यूनिट हमसे कहा जाता है जूल्स है। एसआई क्या मतलब है एसआई का? ये कहा जाता था अगर वर्क की एसआई यूनिट जूल है तो उसकी सीजीएस यूनिट है अर्ग, या न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज अ सीजीएस यूनिट। तो ये जो सीजीएस और जो एसआई है, ये है क्या? ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये सिस्टम्स हैं। मैं सीजीएस सिस्टम के हिसाब से यूनिट बोलता हूं टाइम फोर्स के लिए, और एनर्जी के लिए या वर्क के लिए बोली जाती है अर्ग। किस हिसाब से? सीजीएस सिस्टम के अनुसार, उस सीजीएस के चार्ट के अनुसार, उस सीजीएस यूनिट के सेट के अनुसार ऐसा बोला जाता है। अगर बात करी जाए एसआई में तो उसको जूल्स बोलते हैं। अगर बात करें एनर्जी फोर्स की, तो उसकी यूनिट आपकी होने वाली न्यूटन्स। किस में? एसआई में। अगर आप एसआई का सेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस वजह से डेवलप करे गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। CGS है, हम जानते हैं काफ़ी यूज़ होता है, हमारे पास SI है, काफ़ी यूज़ होता है। इसी तरीके से एक सिस्टम और होता है, हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के। सो आई होप आप समझ में आ गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सो कंप्लीट सेट जिसमें आपको फंडामेंटल यूनिट्स भी रखनी है और आपकी डिराइव्ड यूनिट भी रखनी है, तो वो जो कंप्लीट सेट होगा वो आपका कहलाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, देखिए काफ़ी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे एक सिस्टम काफ़ी फेमस जो है दैट इज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है, मैं लिख देता हूं, इन दिस सिस्टम सेंटीमीटर और क्या चीज़ है, ग्राम एंड सेकेंड आर chosen as the fundamental units of length, mass and time। अब इसमें क्या कर लिया गया है, इस सिस्टम ने आपसे कहा है कि इस सिस्टम को अगर आप इस्तेमाल करेंगे देन दिस इज अ फाउंडेशन फॉर यू, कि आप लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें, आप वजन को हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस करें और आप सेकंड्स को, टाइम को हमेशा सेकंड में एक्सप्रेस करें। जैसे मैं बता देता हूं आपको, अगर मैं एक फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी ऑफ अपॉन टाइम को या वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं x अपॉन टी। तो यहाँ पर मास इन्वॉल्व है, यहाँ पर डिस्टेंस इन्वॉल्व है और यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है। मतलब अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ही लाए हैं। इसके अंदर मास इन्वॉल्व है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पर लेंथ इन्वॉल्व है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर मुझे फोर्स की यूनिट लिखनी है तो फोर्स में अब क्या आया है हमारे पास, मास। तो मास की जगह हम लोग यूनिट इस्तेमाल कौन सी करेंगे अगर मास लिखना है तो, इन CGS सिस्टम। ओके, we will use ग्राम। डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे नॉट मीटर, सेंटीमीटर, बिकॉज हम सेंटीमीटर CGS सिस्टम में बात कर रहे हैं। और टाइम के लिए we will use सेकेंड्स टाइम्स सेकेंड्स, सो ये बनता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये CGS सिस्टम का बेसिक पर्पस है कि मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट माननी है आपकी ये सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स। सो CGS सिस्टम आपसे कहता है। और नेक्स्ट आप जो बाकी यूनिट्स का लिखेंगे, जैसे अगर मैं बताऊं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक्सप्रेस करी जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को आप लिखने वाले हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अगर आप फोर्स की यूनिट लिखने वाले हैं तो फोर्स आप लिखने वाले हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप एनर्जी की यूनिट लिखने वाले हैं या आप वर्क की यूनिट लिखने वाले हैं तो आप लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। हर चीज जो भी आप डिराइव क्वांटिटी करोगे वो इनसे डिराइव हुई होगी फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो उन चीजों में जब ये वाली चीजें इन्वॉल्व होगी, लेंथ टाइम सेकंड्स, लेंथ टाइम और मास, तो आप उनकी ये वाली यूनिट इस्तेमाल करोगे, देन यू विल फाइंड द CGS सिस्टम में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की यूनिट। फेयर इनफ, ओके। फिर से देखते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक और सिस्टम है, we have another system and that system is MKS system। MKS डालते हैं, in this system of unit meter, kilogram, okay let me write it, kg and second are chosen as the fundamental units of length, mass and टाइम। तो
इस सिस्टम के अंदर हमने यूज कर रखा है मास की, लेंथ की और टाइम की फंडामेंटल यूनिट्स को मीटर, केजी और सेकंड्स में। मतलब अगर मुझे इस फॉर्मूले में या एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट लिखनी है, एमकेएस सिस्टम में मुझे फोर्स की यूनिट लिखनी है, तो मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इटसेल्फ वेलोसिटी इज रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। तो अब एमकेएस सिस्टम में ये क्वांटिटी मास है, तो मास की यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे केजी, डिस्टेंस यानी लेंथ आप इस्तेमाल करेंगे मीटर में, और टाइम आपको इस्तेमाल करना है अगेन इन सेकंड्स। सो दिस यूनिट गोइंग टू बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को न्यूटन्स बोलते हैं, न्यूटन यूनिट्स के सेट को बोलते हैं, दिस सेट ऑफ यूनिट या नॉट सेट, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, इसको हम लोग न्यूटन्स बोलते हैं। सो फोर्स को एम के सिस्टम में ऐसे लिखा जाएगा। तो सिस्टम जैसा चूज करोगे आप, अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिस्टम यू हैव चोजन, आपको राइट करनी पड़ेगी उनकी फिजिकल यूनिट्स क्वांटिटीज की। तो इसी तरीके से मैंने एमकेएस सिस्टम का चार्ट बना दिया, जिसमें मैंने कहा मैं लेंथ लिखूंगा मीटर्स में, हमने कहा हम लिखेंगे वजन किलोग्राम में, टाइम लिखेंगे सेकंड्स में, फोर्स अगर मेरे पास आई तो मैं ऐसे लिखेंगे। मेरे पास अगर एनर्जी आएगी जूल्स, तो जूल्स को लिखा जाएगा, या यू कैन से एनर्जी का ई, उसको हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। सो ये एमकेएस सिस्टम के अंदर लिखा जाएगा इस तरीके से। सो नेक्स्ट सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम। ओके, इसके बाद और भी सिस्टम्स हैं ब्रॉडली, एक ये दो, और एक आपको जो ब्रॉडली पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, वो होगा एफपीएस। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम फुट, पाउंड एंड सेकंड आर chosen as the fundamental units of mass, not mass, length, mass and time, लेंथ, मास एंड टाइम। सो इस सिस्टम में आप फुट, पाउंड एंड सेकंड का इस्तेमाल करते हो। देखो ये सिस्टम इज नॉट मतलब दैट मच फेमस, नॉट फेमस, दिस इज अबाउट फेमस। ये सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, हालांकि ऐसा नहीं, ये पूरी ही तरह इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। आप जानते हैं कई जगहों पर वजन जो होते हैं वो पाउंड्स में बताए जाते हैं। ओके, काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो भी आपके रेसलर्स होते हैं, उनके वजन आपने सुने पाउंड्स में आपको बताए जाते हैं। हाइट हम लोग आज भी फिट में ही बताते हैं, मतलब कभी भी अगर हाइट के बारे में पूछा जाता है तो मोस्ट ईजिएस्ट वे जो हर आदमी के पास से मतलब समझ में आता है वो फुट होता है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच। तो इस टाइप से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि ये सिस्टम हमारी बेसिकली इतना ज़्यादा प्रचलन में, या हम लोग अपनी बेसिक यूनिट्स जो होती हैं वो इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इस सिस्टम से एमकेएस में पहुंचना या सीजीएस में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस सिस्टम से इसमें जाते हो, सो देयर आर सम नंबर्स विच आर इन्वॉल्व्ड। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में आना, मीटर से सेंटीमीटर में जाना, तो आपको 10 की पावर्स में डील करना पड़ेगा। इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसके अंदर 10 की पावर -2 मीटर्स होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द नंबर्स। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, 100 सेंटीमीटर्स जो आपके हैं वो आपका 1 मीटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। थिंक अबाउट द 1 फुट स्केल, उसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 मीटर में कितनी वो फुट की स्केल आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 समथिंग, और कुछ और स्केल है 10 सेंटीमीटर फिर भी आपका बच जाएगा, बिकॉज 1 फुट के स्केल की लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है अराउंड। तो अब 30 30 30 3 टाइम्स एंड फिर भी 10 सेंटीमीटर है क्या, सो यू नीड टू रिमेंबर अ स्पेसिफिक नंबर। तो इनका जो इंटर्न कन्वर्जन है इस क्वांटिटी, इस यूनिट सिस्टम ऑफ इसमें और इसका इसमें, वो इतना इजी नहीं होता है। हमको कुछ देयर सम नंबर्स विच आर इन्वॉल्व, और यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, ये सिर्फ 10 की पावर्स में शिफ्ट होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। मतलब हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर अगर हमें जाना है, या इस यूनिट से हमें इससे छोटी यूनिट पर जाना है, मिली, सेंटी और माइक्रो, इन सब पे अगर हमें शिफ्ट होना है तो हमें मात्र 10 की पावर समथिंग एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब यूनिट्स कैन चेंज इन अ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रेज़ टू समथिंग।
यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो दैट्स व्हाई ये सिस्टम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स या इन टर्म्स ऑफ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्विकली इसको लिख लीजिए, फिर और सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ओके, वन मोर सिस्टम इज देयर, मैं इसको बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड MTS। एक इस्तेमाल करा जाता है MKSA। ओके, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, बस आपको एक सिंपल दे रहा हूँ, बिकॉज आपको यही 2 मिलने 3 मिलने वाले हैं आपके सिलेबस में, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। MTS एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसमें आप लेंथ मेजर करते हो मीटर्स में। ऑफकोर्स मैं इनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। M मतलब आपको लेंथ एक्सप्रेस करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, आपको टाइम एक्सप्रेस वजन एक्सप्रेस करना होगा आपको इन टन्स, विच इज़ अ क्वाइट बिग यूनिट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं मास के लिए। और S स्टैंड्स फॉर सेकंड, सेकंड यूनिट आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी टाइम के लिए। तो ये सिस्टम जो होता है इसको MTS सिस्टम कहते हैं। बस फर्क यहाँ पे इतना आया, वजन MKS से बस K की जगह आप T रख रहे हैं, मतलब वजन आप किलो से अब पहुँच रहे हैं टन्स में। तो बेसिकली एक ऐसी यूनिट्स थी जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हुआ करती थी, वहाँ पर वजन हम लोग ज़्यादातर टन्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो MTS यहाँ पर हुआ करता है। MKS सिंपली एक्सटेंशन है MKS का। MKS में हमें बताया गया था कि हमने मीटर, किलोग्राम और सेकंड को चूज करा है अपनी फंडामेंटल यूनिट्स के तौर पर। किसके लिए? लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट meter, kilogram, seconds and ampere are chosen as the SI, not SI, as the fundamental unit of length, mass, seconds and मतलब time and current। यहाँ पर आपके A डिनोट कर रहा है एम्पियर्स को, मतलब यहाँ पर इन्होंने करंट के लिए भी एक फंडामेंटल यूनिट को लिख दिया है। सो दैट्स नथिंग, मतलब कुछ खास नहीं है, बस इसी का एक सिंपल सा एक्सटेंशन होने वाला है। नाउ इससे अलावा भी या CGS हुआ, MKS हुआ, FPS हुआ, इनसे भी ज़्यादा जो आपने सबसे ज़्यादा सुना हुआ, फोरमोस्ट यू हैव हर्ड, सबसे ज़्यादा जो सुना हुआ है वो है आपका SI सिस्टम। SI सिस्टम फर्स्टली ये देखो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना कौन रहा है। देखिए कमिटी एक बॉडी है जिसका नाम हम लोग जो कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये डिसाइडिंग बॉडीज़ है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या उसको मंजूरी देते हैं, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है कि किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं ये। जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटर एक यूनिट है, किलोग्राम एक यूनिट है, ये सारी यूनिट्स डिफाइन है। 1 किलो कितना होता है, कौन बताएगा कि 1 किलो इतना ही बनेगा। और अगर इंडिया में इतना 1 किलो है तो ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे देशों में 1 kg का अमाउंट को डिफरेंट हो। तो ये सब कौन सुनिश्चित करेगा? हु विल मेक श्योर दीज थिंग्स कि हर डिफरेंट कंट्रीज में जो हमारा वजन है 1 kg दैट हैज़ टू बी द सेम। बिकॉज आप जानते हैं, आप ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रेड हम लोगों के होते हैं। तो अगर एक कंट्री 1 kg का कुछ और डिनोमिनेशन मानती है और हम एक 1 kg का कुछ और डिनोमिनेशन मानते हैं, कुछ और मास को 1 kg कहते हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में ट्रेड होना संभव नहीं है ना। तो मिसकॉट्स होंगे कि नहीं भाई तुम 1 kg में ज़्यादा दे रहे हो, मतलब तुम कम दे रहे हो, हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे हैं, 1 kg हैज़ टू बी दिस मच। तो इन सब की डेफिनेशंस होती हैं, इनको डिफाइन करना पड़ता है और वो डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल पर सभी को अग्री करनी पड़ती है और उतना ही स्टैंडर्ड अपने देशों में चलाना पड़ता है। फिर हर देश में एक ऐसी एजेंसी होती है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि उस देश में 1 kg का जो प्रोटोटाइप है, 1 kg का जो मास है, उसका जो मेजरमेंट है या उसका जो वजन है वो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट या एज पर द इंटरनेशनल कमिटी से जो रिपोर्ट्स आई है, जो भी आपका डेटाज आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ऐसी इंडिया में भी है, ऐसी हर देश में होती है। तो इनके पास अथॉरिटी होती है चेंज करने की यूनिट्स। एक को यूनिट की एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो सकती है। ये कमिटी जो जिसको हम लोग बोलते हैं CGWM, ओके, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। आप इसके
वो समझ जाइए, बिकॉज ये एक फ्रेंच वर्ड आई थिंक, तो उस वजह से आपका जी बाद में सी पहले आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स अ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। यहाँ पर ये जो बॉडी है दैट डिसाइड्स कि 1 मीटर कितना होगा। और अगर कोई देश का फिजिसिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट अगर सजेस्ट करता है कि मेरे पास जो आपने 1 मीटर डिसाइड करा उससे एक बेहतर पैरामीटर है नापने का, which can give you the more precise and accurate value of the 1 meter, तो ये कमेटी उसको देखती है और as per the requirement उस चीज की डेफिनेशन को चेंज भी कर देती है। सो ऐसे राइट्स इसके पास हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सिस्टम्स। नेक्स्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में इन फुल डिटेल। जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड अगर आपको कोई डाउट ना हो तो दैट्स गुड। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैं रब करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। देखिए अब एसआई सिस्टम की बात करते हैं। सीजीएस हमने पढ़ ली है, एफपीएस हम लोगों ने पढ़ लिया, एमकेएस हमने सुन लिया और बाकी कुछ और सिस्टम्स भी देख लिए। देखिए एसआई सिस्टम के बारे में क्या कहा जाए। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले तो एक बात मैं कह दूं, दिस सिस्टम इज द extension, not extension, say extension, and modernized form of MKS system, or you can say FKS system and CGS system. Okay, पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि MKS system is simply the extension form of or modernized form of CGS or MKS system. Okay, SI stands for, SI unit stand करता है International System of Unit, International System of Unit. अगेन SI जो है वो बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। इस वजह से इंग्लिश में इसको हम लोग इंटरनेशनल, और इसी वजह से आपका जो ऑर्डर है ना फ्लिप हो जा रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका कुछ ऐसा होता है सिस्टम में, इंटरनेशनल डेस यूनाइट्स, इसको कुछ इस टाइप से प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एस पहले आता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसआई, बट इन इंग्लिश वी राइट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये तो स्टिल स्टैंड करता है। अब एसआई सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका एमकेएस का और आपका सीजीएस सिस्टम का एक्सटेंशन ही लिया जाता है। मतलब इन्हीं सिस्टम्स में कुछ फेर बदल करे गए हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं, या इन सिस्टम्स की कुछ जो खामियां हैं उनको ओवरकम करके वी हैव क्रिएटेड अ न्यू सेट ऑफ यूनिट्स, न्यू चार्ट, जिससे हम लोगों ने, या जिसको हम लोगों ने कहा है अपना एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले देख लेते हैं कुछ सीजीएस के बारे में। सीजीएस सिस्टम आप ये लिख सकते हैं ऐसा कुछ, इन CGS system the units are very small, so this system is only, not is only, आप कह सकते हैं this system is useful for the lab purposes. देखिए सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट्स इन्वॉल्व है वो काफ़ी छोटी हैं। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट्स इन्वॉल्व है वो काफ़ी छोटी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि जिस टाइप का हम मेजरमेंट कर रहे हैं यूनिट का साइज उसके ही अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसे मैं इस बात को आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पार्टिकल के बारे में जानते हैं, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। इनका वजन जो होता है कुछ ऐसे लिखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 10⁻⁻31 kgs। इस तरीके से जो प्रोटॉन का मास है वो है 1.6726 10⁻⁻27 kgs ऑफ कोर्स। और न्यूट्रॉन का जो वजन है, जिस पे आप जीरो कह सकते हैं, नो चार्ज से, ये होता है 1.6749 10⁻⁻27 kgs। ये इतने ऐसे नंबर हैं कुछ kgs में। अब ये नंबर काफ़ी छोटे हैं ना,
अब अगर मुझे इन सिंपल 3 चीज़ों को याद रखना हो तो कोई याद हो सकता है, बट आप ना भूलें इन पार्टिकल से मिलकर बन रहे हैं एटम्स, और इन पार्टिकल का वजन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि एटम का वजन। जैसे मुझे अगर हीलियम का मास पता करना हो तो हीलियम के अंदर आप कह सकते हैं 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आई होप आपने ये बात सुन रखी है कि एटम का जो पूरा वजन होता है वो इन 2 पार्टिकल की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी छोटा हो तो कभी कभी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा है, चलिए ऐसा लिख लेते हैं। अब 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अभी ये नंबर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, मतलब कुछ एक बेहतरीन से नंबर निकल के आएंगे डेसिमल्स में, और अगेन उनको हो सकता है मेमोराइज करना आसान ना हो। ओके ठीक है, आप अगर हीलियम का मेमोराइज कर भी लेंगे तो यहाँ पर 118 एलिमेंट्स होने वाले हैं, आप सबका कैसे याद करेंगे? तो हमने क्या करा, हमने एटॉमिक लेवल पर एक और यूनिट बना ली मास की, और उस यूनिट को हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट, जो लगभग आपको कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन AMU में अगर मैं आपको बता दूं, सो दैट्स 0.00055। प्रोटॉन का वजन होता है 1.0073, न्यूट्रॉन का वजन होता है 1.0078। AMU ओके, लेट मी राइट इट, AMU कुछ ऐसा। और हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस नंबर को हटा देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वजन नॉर्मली जो होता है वो 0 होता है AMU में, और प्रोटॉन का वजन 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का वजन 1 यूनिट। तो अगर मुझे हीलियम का मास पता करना है तो उसमें 2 प्रोटॉन हैं, सो 2 AMU को आप U से भी डिनोट करते हैं, सो दैट्स 2U। फिर न्यूट्रॉन का वजन अगेन 2U, इलेक्ट्रॉन का वजन 0। तो इस तरीके से हीलियम एटम का जो मास आता है वो आता है 4U, एंड इसको मेमोराइज करना काफ़ी आसान है, बिकॉज 4 इनका टोटल बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, जिसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। 4 न्यूक्लियन तो मास 4 टाइम्स। ऐसी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो वजन होने वाला है आपका 16U एटम का। मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं तो वहाँ पर 32U। अब इसको रिप्रोड्यूस करना या इसको बताना, इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो जैसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं या जैसा हमारे मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यूनिट्स जो होनी चाहिए उनका साइज भी अकॉर्डिंगली वैसा ही होने चाहिए। सो CGS यूनिट साथ क्या इशू है, CGS यूनिट की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी यूनिट्स छोटी हैं। सो बेसिकली इट इज़ गुड फॉर द लैब पर्पजेज, लैबोरेटरी पर्पजेज के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, दैट वुड बी मच बेटर। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको दे सकता हूँ, सपोज करो आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो किलोमीटर्स में आपको बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो सीमेंटेड साइड में लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है 75 किलोमीटर्स। अब सपोज करो वहाँ 75 किलोमीटर्स की जगह कोई लिख दे 75, और फिर अगर आप मीटर में एक्सप्रेस करो 3 0 लगा दो, इतने मीटर्स, और सेंटीमीटर में तो 2 0 और लगा दो। तो आपको एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इतना बड़ा नंबर चाहिए, और वही काम आपको चल रहा है कैसे, अगर आप सिस्टम यूनिट बड़ी कर दो तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो कन्वीनियंस भी एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। तो इस वजह से CGS यूनिट ज़्यादा प्रचलन में, मतलब ये ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, हालांकि इट इज़ यूज्ड बट नॉट मोर ऑफनली। ओके, इस तरीके से MKS सिस्टम में क्या दिक्कत है देख लीजिए। MKS सिस्टम जो है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके चेंज द पेन, in this system of unit there are 3 units for one physical quantity। अब जरा देखो, सिर्फ आपका जो सिस्टम है दैट इज MKS सिस्टम, सिस्टम एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वांटिटी की 3 यूनिट्स होने वाली हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ एनर्जी का। ओके, हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। एनर्जी MKS सिस्टम में अगर आपके पास हीट है तो हीट एनर्जी एक्सप्रेस करी जाती है कैलोरी में। ओके, एंड अगर आपके पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, एनर्जी you have the energy in the form of electrical, then it is expressed in kilowatt hour। और फिर से अगर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं
एंड दैट इज टू मैकेनिकल, तो ये इस्तेमाल करेगा आपका सिस्टम कौन सी, जूल्स। अब आप जूल पे आए, तो तीनों एनर्जी बेसिकली यूनिट एनर्जी ही है, लेकिन तीनों की यूनिट्स डिफरेंट है। तो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आपके पास तीन क्वांटिटीज, एक ही क्वांटिटी की तीन यूनिट्स हैं। अब दूसरी बात, इसको इसमें लाना है अगर आपको, या इसको इसमें ले जाना है, तो आपको एक अलग से नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं चाहता हूं मैं कैलोरी को केजीज में ले जाऊं, सॉरी जूल्स में ले जाऊं, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 और यू में से 4.2 जूल्स। ये फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग जाते हैं 1 किलोवाट आवर से जूल्स में, सो इट्स 3.6 10 रेज टू +6। आई होप दैट विजिबल। मैं प्रोनाउंस कर देता हूं, 1 किलोवाट को आप लिखते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल्स। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो अब एक सिस्टम, एक ही क्वांटिटी की तीन यूनिट्स, और यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन के लिए यू नीड टू रिमेंबर अ फैक्टर, आपको याद रखना पड़ेगा एक फैक्टर। सो ये एमकेएस के साथ दिक्कत थी। अब ये सारी दिक्कतें हमें हटानी है, किस में से, एसआई सिस्टम से। बस यही चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे एसआई सिस्टम में। एक और एडवांटेज के तौर पे आप एसआई को जान सकते हैं, एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम includes two supplementary quantities जो कि आपके सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। दो क्वांटिटीज ऐसी जो आपके इनमें से किसी सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। कौन सा? नंबर 1 इज प्लेन एंगल, नंबर 1 इज प्लेन एंगल, और ये होने वाला है रेडियंस में। जो आप एंगल नापते हैं रेडियंस, इसको डिनोट करते हैं RAD डॉट, रेडियंस है। इसी तरीके से दूसरा है सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल, इसको लिखते हैं स्टीरेडियन, एंड दिस गोइंग टू बी सॉलिड एंगल। मे बी यू विल सी इन क्लास 12th क्या होते हैं, हालांकि कभी कभी नहीं बताया जाता है वहां पर, लेकिन आप फिर भी इसका इस्तेमाल या समझ सकते हो। सॉलिड एंगल एक चीज होती है, तो इसको नापते हैं स्टीरेडियन में। ये दो क्वांटिटी भी एसआई के अंदर रखी होती हैं, जबकि इन किसी सिस्टम्स में इनके बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं करी जाती है। सो दिस इज अ शॉर्ट रिव्यू। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम्स, जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर रखने वाला है एसआई को एमकेएस और सीजीएस और एफपीएस से सामने। ओके, सो क्विकली इसको लिख लीजिए, फिर इसके एडवांटेजेस में बात करते हैं। सो देखिए, बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। फर्स्टली तो आपको यह जानना पड़ेगा कि एसआई सिस्टम, जो एसआई यूनिट है और जो सीजीएस यूनिट है या जो एमकेएस यूनिट है, ये तीनों ही मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम है। देखिए, एसआई system is metric system। सिर्फ ऐसा ही नहीं, एमकेएस भी मेट्रिक होता है, और आप बोल सकते हैं और डेसिमल सिस्टम। This means that there multiples and sub multiples are some multiples of basic unit, multiples and some multiples of basic units is related to their practical unit by it is
a rational system of unit. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली इतना है, it assigns only one unit for a physical quantity. ये सिर्फ एक क्वांटिटी को एक ही यूनिट असाइन करता है. जैसे चाहे आप हीट एनर्जी ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लीजिए, चाहे मैकेनिकल एनर्जी ले लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी, all are expressed in joules. That's it. Next thing, it is internationally accepted. और आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है. ओके, नेक्स्ट 4, it is coherent system of unit. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, ये स्पेशली पूछा था. इसका मतलब क्या है? it means that units of all derived physical quantities or derived unit, you can say, or all derived units can be obtained by simple multiplication and division of base unit, you can say base units. मैं समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप लिखें इसको, फिर समझाता हूं. देखें, जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और व्हाट यू कैन से डेंसिटी, ये सारी जो डिराइव्ड यूनिट है ना, इन डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इन सब की जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स के सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ऑब्टेन करी जा सकती हैं. कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ बेस यूनिट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग any constant. मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में. ठीक है, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखिए, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर मुझे वेलोसिटी की यूनिट जानी है तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट लिखो और इसको डिवाइड कर दो टाइम की यूनिट से. ओके, सो आपको जो वेलोसिटी यूनिट मिलेगी वो मिलेगी मीटर पर सेकेंड. दैट्स व्हाट कोहेरेंट सिस्टम मीन्स, कि आपको जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं या जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको अगर आपको ऑब्टेन करना है तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा. अब जैसे देखिए एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इट विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह डेंसिटी आप लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम क्यों, इट्स वॉल्यूम। अगर आपको मास की क्वांटिटी ऑब्टेन करनी है दैट इज केजी, जो कि होती है बेस क्वांटिटी। अब वॉल्यूम की क्वांटिटी आपको ऑब्टेन करनी, मतलब वॉल्यूम की यूनिट आपको ऑब्टेन करनी है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होने वाली, इन बेस क्वांटिटीज की यूनिट रख दीजिए, वो क्वांटिटी किसकी होगी, ऐसा ही। सो इट्स मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब, सो डेंसिटी होने वाली है केजी मीटर क्यूब। सो इसका मतलब है कोहेरेंट कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट को अगर आपको यूनिट ऑब्टेन करनी है एसआई से, तो सीधे फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उनको या तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर। जैसे वॉल्यूम केस में मीटर टाइम्स मीटर टाइम्स मीटर, सो इट्स मीटर क्यूब। अगर आपको जानना है एरिया पर, सो मीटर टाइम्स मीटर, अगेन आपको यूनिट मिल जाएगी, एक डिराइव्ड यूनिट मिल जाएगी, डिराइव क्वांटिटी यूनिट मिल जाएगी बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और बाय सिंपल डिवीजन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऐसा यूनिट। और हाँ, ऐसा आप करते हो विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी कांस्टेंट। हाँ, आपको साउंड कर रहा होगा, हाँ ऐसा तो होता ही है, कांस्टेंट कहाँ इन्वॉल्व होते हैं कांस्टेंट। सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में हर चीज की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे इस एसआई सिस्टम के बारे में आपको एक बता दूं, कोहेरेंस के बारे में सिस्टम बता दूं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो कोहेरेंस की प्रॉपर्टी है ये वैलिड है इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स का मेरा कहने का मतलब है, देखिए जो लोग इसको समझ सकते हैं समझ लीजिए, नहीं समझ सकते तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स है, थर्मल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जिसे बोलते हैं वो है, या वेव्स एंड ऑसिलेशन है। ये सब डिफरेंट ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। तो एसआई सिस्टम कोहेरेंट रहता है, मतलब उस हर सिस्टम में, उस हर ब्रांच में आप सिंपली दो यूनिट्स की क्वांटिटी यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दूसरी यूनिट्स बना सकते हो। लेकिन सीजीएस सिस्टम में कभी कभी ऐसी बात फॉलो अप नहीं होती है। यहां पर कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, सिंपल डिवाइड कर लो बात बन जाएगी। लेकिन सीजीएस में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पड़ते हैं, तब आपको उसकी वैल्यू मिलती है। बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो क्लास 12th का अगर आप में से कोई है जो सुन रहा है इस लेक्चर को, तो वो समझ जाएगा थोड़ा सा। अदरवाइज जो क्लास 11th के हो उनको आपको सुनने मिल जाएगा अगले क्लास 12th में। बस एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा इसके बारे में डिटेल में। दिस इज समथिंग डिफरेंट थिंग, ओके। जैसे एक एक्सप्रेशन होता है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके बारे में सोचना मत, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है इसकी। अभी अगर इसकी सीजीएस वैल्यू लेने जाओगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। सो आप शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाए इस बात को, ठीक है। मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया है, हालांकि इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिर भी आई होप कुछ हेल्प करेगा ये। सो दिस इज हाउ, सो कोहेरेंस वाली प्रॉपर्टी जो है एसआई सिस्टम की वो वैलिड है, चाहे आप फिजिक्स की किसी ब्रांच को भी चेंज करें। सीजीएस में ऐसा होगा हर ब्रांच में नहीं संभव है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है देन आपके किसी और सिस्टम से, सीजीएस सिस्टम से। क्योंकि वहाँ पर तो अगर एक सिस्टम से उस सिस्टम में जाना है और आपकी ब्रांचेस चेंज हो रही हैं, देन यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द कांस्टेंट्स, सम मल्टीपल्स जिनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप शिफ्ट हो गए एक सिस्टम से या एक यूनिट से, अगर आपको कोई डिराइव्ड यूनिट बनानी है तो। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, यहीं तक रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, एक 5th पॉइंट, ओके। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो यार, इस बात को समझाने में थोड़ी सी मुझे आसान बहुत है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। पिकअप करो एक बात को, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कोशिश करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एब्सोल्यूट सिस्टम होने का मतलब है मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा सुना नहीं सुना है, लेकिन कक्षा नंबर 10वीं में, 9वीं में, 9th में, आई होप आपने कभी सुना हो, फोर्स को केजीएफ भी कहते हैं, फोर्स को केजीएफ भी कहते हैं।
फोर्स की एक यूनिट होता है kgf, kg वेट। किसी ने अगर सुनी हो तो ध्यान रखो, समझो। या इतने एग्जाम्पल दूंगा इसके आगे। देखो फिर से कहता हूं, जो आप फोर्स देख रहे हो ये kgf, kg वेट, ये अपने आप में ये ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आती है बात। तो kg वेट हुआ और ये kgf हुआ, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है। और इन फोर्सेस की वैल्यू, या मैं कह सकता हूं फोर्सेस तो नहीं, कभी कभी आप मास को भी डिफाइन कर देते हो। तो इन चीज़ों की वैल्यू डिपेंड करेगी आप किस प्लैनेट पर हो। जैसे मैं कहूँगा 10 kgf की फोर्स, तो हमको तो आदत है फोर्स देखने की न्यूटन्स में, और न्यूटन्स में फोर्स कैसे कन्वर्ट करी जाती है आप जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जब 10 kgf कह रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि 10 किलो जितनी फोर्स लगा रहा है। अब मैं अर्थ के केस में सिंपल बता देता हूँ, इसे न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना होता है तो जिस प्लैनेट पर बात हो रही होती है ना, उसमें 9.8 मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। जो 9.8 पढ़ा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मल्टीप्लाई करते हो, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है न्यूटन्स में। अब अगर तुम चंद्रमा पर हो, वहाँ पर मैंने बोल दिया 10 kgf, तो इसका 1/6 होती है, मतलब 1.63, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.63, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, इवन अर्थ पे ही चेंज हो रही है, अर्थ पे 9.8 जो होती है वो जो वैल्यू होती है वो आपकी अर्थ के सरफेस पे हर जगह नहीं होती है, पोल्स पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है। आई होप मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आप प्लैनेट चेंज करोगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है, अर्थ पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, हर जगह अलग अलग है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, जो कि इटसेल्फ वेरिएबल है हर जगह की। तो इस वजह से एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं, कौन सा, ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम। लेकिन ऐसा ही सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, और यू कैन से इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी, बल्कि ये चीज डिपेंड करती है। तो ये है कहने का मतलब, इट इज एब्सोल्यूट, हर जगह बराबर ही वैल्यू है, आप कैसा भी मेजरमेंट कर लो। आई थिंक, आई होप इट इज़ फेयर इनफ, आपको समझ में आया है। मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट में एक होता है ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जहाँ पर आपको यूनिट्स अगर ऑब्टेन करनी है तो आपको जी का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और जी हर जगह का, इवन अर्थ पे ही अलग अलग है, इक्वेटर पे वैल्यू अलग होती है और पोल्स पे अलग होती है। इवन अगर आप अर्थ के अलावा मून पे मेजरमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ से अगर आपको एक फोर्स का एक दे दूँ 10 kgf फोर्स, तो उसका मतलब इस प्लैनेट पे अलग होगा और मून पर अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, और ये यूनिट जी पर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा यूनिट जी पर डिपेंड नहीं करती है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ इट इज़ ए एब्सोल्यूट यूनिट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स। बाकी हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़नी है, जैसे हमारे पास लेंथ है ना, मास है, उनकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम लोग जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेंथ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स, और इससे बड़ी भी यूनिट्स हैं, बहुत छोटी यूनिट भी हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल सबसे छोटी यूनिट कौन सी जानते हैं, और प्रैक्टिकली सबसे बड़ी यूनिट हमारे लिए कौन सी पॉसिबल है, तो इनसे। अच्छा, प्रैक्टिकली का मतलब है जो हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। ऐसे तो नंबर कितने भी छोटे हो कितने भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल है या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल है, उन लिमिट्स की बात करेंगे। जैसे सबसे छोटी लेंथ हमने कौन सी ऑब्जर्व कर रखी है, या सबसे बड़ी लेंथ कौन सी ऑब्जर्व कर रखी है, सबसे छोटा मास कितना ऑब्जर्व कर रखा है, सबसे बड़ा मास कितना ऑब्जर्व कर सकता है, सबसे छोटा टाइम कितना ऑब्जर्व है, सबसे बड़ा टाइम कितना ऑब्जर्व है। सो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, बट इन पार्ट 2 of this section. So I hope this lecture you find it very helpful. If you find it helpful, then again please give thumbs up and let me know if you are appreciating our efforts, and please do subscribe to our channel, hit that notification bell जिससे कि आपको properly notification मिल जाए। मुझे पता है ये वीडियो मेरा लेट है due to reasons, आप जानते हैं मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। So bye bye everyone, see you in the next lecture. Thank you everyone.